जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र लंबे अरसे से आंदोलन में थे। कैबिनेट की बैठक होती है, उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन सामने आते हैं और कहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी जाती है और इसके साथ टीडीपीएल की लिए परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। हमारे साथ पूर्व महाधिवक्ता और कानूनी मामलों के जानकार अजीत कुमार जी हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अजीत जी, ये जो निर्णय आया है, एक बयान आया और 700 लोगों की नौकरी खत्म हो गई है, ये कानूनी रूप से कितना स्टैंड करता है, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, जो सीजीएल की परीक्षा हुई थी उससे संबंधित एक मामला न्यायालय में था और न्यायालय का जो आदेश हुआ था उस आदेश में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि पेपर लीक के विषय पे जो एफआईआर हुई है उसमें इन्वेस्टिगेशन 6 माह के भीतर पूरी की जाएगी। माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि 10 अभ्यर्थियों की जिनके बारे में एविडेंसेस मिले थे उनकी नियुक्ति नहीं होगी और इन्वेस्टिगेशन पूरा किए जाने के उपरांत यदि अन्य अभ्यर्थी भी इसी तरह से दोषीवार पाए जाएंगे तो उनकी नियुक्तियां रद्द हो सकती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जो मामले की हुई उसके डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशंस हुए थे जिसके बारे में न्यायालय में कुछ हिस्से में कुछ तथ्य लाए गए थे और बाद में जो केस डायरी उपलब्ध हुई उससे काफ़ी स्पष्ट है कि ये एक स्पष्ट किस्म का एक प्रत्यक्ष पेपर लीक का मामला था, जहां एक अलग प्रकार से आंसर्स या कहूँ तो एक ऑप्शंस किसी आंसर के लीक किए गए और इस तरह से 120 ऑप्शंस लीक्ड थे। एक चंदन कुमार का कन्फेशनल स्टेटमेंट भी प्रारंभ में ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान आया था। यद्यपि न्यायालय के समक्ष जेएसएससी या सीआईडी ने पूरे पक्ष रखे नहीं थे और न्यायालय को ये इम्प्रेशन दिया गया था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन तब तक हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं मिले हैं और पेपर लीक के व्यापक सबूत नहीं है। बाद में केस डायरी मिली और केस डायरी मिलने के बाद छात्रों को पता चला कि केस डायरी में ही बहुत सारे तथ्य थे, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस, बहुत सारे साक्ष्य मिल चुके थे और ये एक्सपेक्टेड था सीआईडी से कि विषय की गहन जांच वो करते। माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया 6 माह का समय भी पूरा हुआ। उसके बाद में क्या अतिरिक्त साक्ष्य आए नहीं आए इस बारे में नहीं जानता, लेकिन जहां तक नियुक्तियों का विषय है वो रद्द होने की शर्त माननीय न्यायालय के आदेश में ही थी और ये भी एक एस्टैब्लिश्ड लॉ है कि अगर मान लिया जाए कि व्यापक धांधली या मैनिपुलेशन या पेपर लीक या अन्य किस्म के जो है भ्रष्टाचार का विषय अगर एग्जामिनेशन से रिलेटेड मिलेगा तो सबसे पहली जो ज़रूरत होगी और सरकार या एजेंसी जो है वो सेग्रीगेट करना चाहेगी कि टेंटेड कौन है और नॉन टेंटेड कौन है। ऐसी परिस्थिति जब खड़ी हो जाए कि टेंटेड और नॉन टेंटेड का अंतर नहीं किया जा सके तो ऐसी परिस्थितियों में एग्जामिनेशंस पूर्ण रूप से कैंसिल किए जाते हैं और रिजल्ट्स भी कैंसिल होती है। यहाँ पे चूँकि नियुक्तियाँ कंडीशनल थी तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार के पास यथोचित कारण होंगे, डिटेल्ड रीजंस होंगे, डिटेल्ड ग्राउंड्स होंगे और यदि इन ग्राउंड्स के बगैर और इन्वेस्टिगेशन को एक कंक्लूजन पे लाए बगैर यदि निर्णय लिया गया होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। राज्य सरकार को भी एडवाइस करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं और उन लोगों ने ज़रूर देखा होगा अगर एविडेंसेस ज़्यादा मात्रा में मिले होंगे तो ही ये निर्णय लिया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार का निर्णय जो है वो कंडीशंस जिसके अंदर में ये निर्णय लिया गया, ये जो मटेरियल्स हैं जिसके बेस पे लिया गया और जो रीजंस हैं जिसके आधार पे ये डिसीजन लिया गया
उससे जानना महत्वपूर्ण होगा। देखिए, जैसे नियुक्तियां 1-to-1 हुई, किसी को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, लेकिन यहाँ सामूहिक तौर पर सभी की नियुक्तियां एक तरह से रद्द हो गई हैं। देखिए, नियुक्तियां 1-to-1 ही हुआ करती हैं। कैंसिलेशन जो हुआ करते हैं वो मास कैंसिलेशन ही होते हैं। मैंने आपको बताया कि यदि टेंटेड और नॉन टेंटेड के बीच का सेग्रीगेशन या उसे अंतर करना, दूध का दूध पानी का पानी करना जैसे कहते हैं ना, तो यदि मान लीजिए कि टेंटेड जो कैंडिडेट्स थे जो पेपर लीक का फायदा उठाने वाले थे और वैसे कैंडिडेट जो फेयर थे जिन्होंने फायदा नहीं उठाया होगा, यदि ये भेद किया जा सकता है तो जरूर ऐसा भेद किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि राज्य सरकार को कठिनाई हुई होगी और राज्य सरकार इस कठिनाई की वजह से कि काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और ये तथ्य यदि स्पष्ट हो गया है कि पेपर लीक का मामला था ही और पेपर लीक हुई है, तो फिर एग्जामिनेशन प्रोसेस की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, राज्य में छात्रों का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए मैं समझता हूँ हर संस्था को थोड़ा जहर पीना पड़ेगा, हर व्यक्ति को जहर पीना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 50% भी बच्चे जो हैं वो गलत राह पे चल पड़े होंगे और पेपर लीक से लाभान्वित हुए होंगे, तो उन जो अभ्यर्थियों का उनके कर्म का खामियाजा तो लायक लोगों को, फेयर लोगों को भी मिलेगा। यदि सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि टेंटेड कैंडिडेट्स और नॉन टेंटेड कैंडिडेट्स को सेग्रीगेट कर सके, तो लॉ भी यही कहता है कि पूरी प्रक्रिया रद्द की जाएगी। और जो बच्चे अभी 7 महीने से नौकरी कर रहे थे, उनका कहना है कि हम अपनी अपनी नौकरियां छोड़ कर आए थे, अब उनका पक्ष कहाँ तक ठहरता है कानूनी रूप से? जो देखिए, मेरी सहानुभूति है उन बच्चों के साथ भी। यदि मान लिया जाए कि अधूरी इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी भी छात्र जो है वो इन्वेस्टिगेशन पूरी करने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। यदि इन्वेस्टिगेशन अभी उस स्तर तक पहुंच चुकी थी या पहुंच गई है जहां पे इतने पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं कि इस सीजीएल की परीक्षा में भी पेपर लीक हुई थी, तो कोई व्यक्ति 7 महीने से काम कर रहा था या 17 महीने से काम कर रहा था, ये कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट ही कंडीशनल थी। उनकी नियुक्ति पत्रों में ही लिखा हुआ है संबंधित केस और संबंधित केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत नियुक्ति हुई है और माननीय न्यायालय का आदेश ही बिल्कुल स्पष्ट है। तो कोई गुमराह कैसे हो गया, कोई धोखे में क्यों है? मेरी सहानुभूति के बावजूद मैं इन अभ्यर्थियों की ओर से अगर मुझे प्रार्थना करनी थी तो जरूर करता कि जो इन्वेस्टिगेशन यदि जाहिर करता है कि इतने सारे लड़के या इतने सारे अभ्यर्थी जिनके नाम उजागर हो गए होते तो उन्हें निकालिए, बाकी को रहने दीजिए। लेकिन पेपर लीक हुई है, सारे साक्ष्य मिल रहे पेपर लीक के, उसके बावजूद यदि सरकार या एजेंसियां कौन से छात्र लाभान्वित हुए हैं और कौन से छात्र लाभान्वित नहीं हुए हैं, इस बारे में अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेगी एजेंसी? एजेंसी को पूरी प्रक्रिया को रद्द करने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। देखिए, इस राज्य की ये विडंबना है कि विगत कुछ वर्षों से ये आम धारणा बन गई थी और बच्चा बच्चा यहाँ का कहता है कि यहाँ नौकरियां बिक रही हैं। ये आपने भी सुना होगा, चौकों में, चौराहों में, पान की दुकानों में, ऑफिसेज में, हर जगह पे ये चर्चा होने लगी थी। तो अगर मान लीजिए कि धुआं निकलता है तो आग तो कहीं जल रही है ना। तो ये कितने बड़े शर्म की बात है कि हमारे राज्य में जो छात्र पढ़ता है ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद, प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद, उसे ये मालूम है और आम धारणा है ऐसी बनी हुई कि चाहे वो किसी भी नियुक्ति परीक्षा के लिए शामिल होने जाएगा तो बगैर भ्रष्टाचार के यहाँ पे नियुक्ति होगी ही नहीं, और यदि होगी तो पैसे के बोलबाले से होगी, पैरवी के बोलबाले से होगी।
यहाँ पे ऐसे भी छात्र हैं जेन्युइन, जिनका केस मैं लड़ता हूँ, हजारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं। आप जिस एग्जामिनेशन का नाम लीजिए, बहुत गैरवाजिब तरीके से यहाँ पे योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता है और वे सारे अभ्यर्थी जो है न्यायालय के चक्कर काटते रहते हैं। और जो अभ्यर्थी या जो कैंडिडेट जो जिनके पास पैरवी है, या शायद भगवान जानता है कि वो पैसे देने के लिए अगर सक्षम हो तो उनकी नौकरी हो रही है। अब बताइए ना कि जेपीएससी की परीक्षा के बारे में मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 80 लाख, 70 लाख की डील हुआ करती थी, और ये एक्यूज जो है वो स्वयं कन्फेस कर रहा है, सारे तथ्य उजागर हो रहे हैं। तो इन एजेंसियों को कायदे से अपना काम समेट लेना चाहिए। जेएसएससी तो कोई कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जेपीएससी है। आप बताइए कि जेपीएससी के अध्यक्ष यहाँ ऐसे हैं कि एजेंसी से पैसा लेकर के उन्होंने ऐसी ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को अपॉइंट कर दिया और वो एडमिट भी कर रहे हैं। तो किस बच्चे को भरोसा होगा यहाँ की परीक्षा प्रक्रियाओं पे? और यदि ऐसी बात है तो हम सबों को, जो यहाँ अभिभावक श्रेणी के लोग हैं, एल्डर्स हैं, जिनके बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको तो डूब मरना चाहिए। इस राज्य में रहने का मन नहीं करता है। आप खुद सोचिए कि हम कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं, कितनी बड़ी कठिनाई है। हमारे बच्चे डीपीएस में क्यों पढ़े, हमारे बच्चे डीएवी श्यामली में क्यों पढ़े? बच्चे को बस में बिठाने से लेकर के टीचर्स पेरेंट टीचर्स मीटिंग से लेकर के आप बता दीजिए कि बचपन की पढ़ाई इतनी तरीके से चलती है 10th तक की। 10th के बाद 11th 12th में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स लेके बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, लॉ की तैयारी करते हैं, क्लैट की काफ़ी सारी तैयारियां करते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन पूरा होता है। साहब, हम ग्रेजुएशन के बाद बच्चे को बिल्कुल अंधेरे कुएं में डाल रहे हैं। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? किस बात के लिए उनकी प्राइमरी की पढ़ाई के लिए इतना जद्दोजहद किया गया? किस बात की पढ़ाई के लिए उनके 11th 12th में स्कूल में एडमिशन कराया गया? क्यों कोचिंग किए वो? देखिए, ये जो हो रहा है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ। एक इंसान के तौर पे, एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पे, एक सीनियर एडवोकेट जो मैं इस राज्य में काम करता हूँ, उस तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि कल को हम ऐसा ना करें कि स्वयं का अगर चेहरा आईने में देखे तो डर लग जाए। यहाँ ये हो रहा है। किस फील्ड की बात करते हैं जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है और चरम पर नहीं है? आज हर कार्यालय में भ्रष्टाचार है। मैं गिनाना नहीं चाहता हूँ, हर कार्यालय में सुपर डुपर भ्रष्टाचार है। लोगों ने परिपाटी बना करके रख लिया। और ये नियुक्तियों के मामले में जहाँ पे इतने बड़े बड़े मामले आ रहे हैं, आप सोचिए कि हम अपने भविष्य में, अपने बच्चों के भविष्य यानी अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। कि बच्चे कल का भविष्य है इस राज्य के। आप एक भ्रष्टाचारी की बुनियाद खड़ी कर रहे हैं। ये सारे बच्चे जो भ्रष्टाचार से नौकरियां करेंगे, ये कल के भ्रष्टाचारी होंगे। वो भी कल को इन एजेंसियों में जाके बैठेंगे तो उनको फिर से भ्रष्टाचार करना होगा, फिर से नए भ्रष्टाचारी पैदा होंगे। तो इस राज्य को इसी तरह से विकसित करने का प्रण किया है क्या हम लोगों ने? इससे तो लाख दर्जे बढ़िया जो है वो पहले यूनिफाइड बिहार के समय था। हमें राज्य भाग्य से मिला है। और हमारे बड़े नेताओं के आप इस पूरी प्रक्रिया को जान रहे हैं। आंदोलन में जो छात्र हैं उन्हें भी, उनके आंदोलन से भी वाकिफ हैं। देखिए, जो छात्र आंदोलन में थे, अभी भी आंदोलन में हैं, उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई अधिसूचना या कोई ऐसा आदेश अभी तक नहीं आया कि कौन कौन सी परीक्षा रद्द हुई। वो सीबीआई जांच चाह रहे हैं, अभी भी भूख हड़ताल पर हैं। और उन्हें लग रहा है कि जो जेएसएससी पास अभ्यर्थी हैं वो अदालत जाएंगे तो अदालत फिर से उन्हें बहाल कर देगी नौकरी में। इस बात का डर उन्हें है। देखिए, राज्य सरकार ने किस प्रकार का आदेश पारित किया है या उसके पीछे के रीजंस क्या दिखाए गए हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। न्यायालय कोई भी जाने के लिए स्वतंत्र है। यदि राज्य सरकार ने जो वीक ग्राउंड्स लिए होंगे, इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कुछ बातें होंगी जो अभी
जांच नहीं की गई है। माननीय न्यायालय ने 6 माह का समय दिया था इन्वेस्टिगेशन को पूरी करने के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई है कि नहीं हुई है इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, परंतु इतना जरूर कहना चाहूँगा कि यदि इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरी हुई है तो इतने तथ्य जरूर मिल गए होंगे राज्य सरकार को जिसके आधार पे ये गंभीर निर्णय राज्य सरकार ने लिया। यदि ऐसे तथ्य और आने हैं और इन छात्रों का जो जिनकी नियुक्तियां समाप्त कर दी गई हैं, यदि उनका क्लेम न्यायालय के समक्ष होगा कि टेंटेड और नॉन टेंटेड कैंडिडेट्स जो हैं उसके बीच में जो है वो उनको सेपरेट किया जा सकता है, उनको अलग अलग करने की परिस्थितियां बन सकती हैं, तो हो सकता है कल को न्यायालय ही जो है वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दे। ये भी हो सकता है कि यदि सरकार ने अच्छे स्पष्ट रीजंस नहीं दिए होंगे या ऑर्डर को ड्राफ्ट करने में या जो डिसीजन लिया गया उसको ड्राफ्ट करने में कोई कमी रह गई होगी, तो हो सकता है उस आधार पे जो है छात्रों को लाभ मिल जाए। तो बहुत सारे विषय होते हैं और कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू जब करती है तो हर विषय का जुडिशियल रिव्यू करती है और देखती है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो सही रहा है या नहीं रहा है। यदि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और ऑर्डर में जो दिए गए रीजंस हैं वो अगर सही होंगे तो हो सकता है कि न्यायालय इंटरफेयर करे या ना भी करे। तो बहुत सारे विषय हैं, छात्रों के लिए भी न्यायालय का दरवाज़ा खुला है और जो आंदोलनरत छात्र हैं उनको बैठे रहना है। वो अब सीबीआई की मांग क्यों कर रहे हैं, वो क्यों प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सरकार के पास उचित तथ्य थे नहीं थे, तो मैं समझता हूँ कि छात्रों को थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। यदि मान लिया जाए कि इन्वेस्टिगेशन के संबंध में कुछ नई बातें प्रकाशित होगी तो दोबारा बैठ सकते हैं वो। ऐसा नहीं है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने या राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जब, और उनके आंदोलन को देखते हुए और समेकित तौर पे सारे विषय को तहकीकात करके उसके आधार पे निर्णय लिया, तो ये क्यों मान लिया जाए कि ये निर्णय गलत ही है। यदि राज्य सरकार ने साथ दिया इन छात्रों का तो इन छात्रों की जिद के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिद ना करें, वो लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। यदि कल को राज्य सरकार या न्यायालय में ऐसी बात आती है कि जानबूझ करके ऐसा आदेश पारित किया गया जो न्यायालय में जो है टूट जाए या न्यायालय में हस्तक्षेप उससे कर दे या इन्वेस्टिगेशन में कुछ बिंदु रह गए थे जिसकी जांच जानबूझ करके नहीं की गई, तो सारे विकल्प खुले रहेंगे छात्रों के लिए भी और आंदोलनकारी छात्रों के लिए भी। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजीत कुमार जी, पूर्व महाधिवक्ता, जिनका कहना था कि पुख्ता आधार पुख्ता प्रमाण पे सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है और अब न्यायालय जाने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, वहां पुख्ता आधार और प्रमाण देखे जाएंगे। और इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों की नौकरी गई है, अगर वो ये आग्रह करते हैं कि मेरिट और सेटिंग वालों में डिमार्केशन किया जा सके तो उस पर भी आगे गुंजाइश मौजूद है। तो देखने वाली बात ये होगी आगे क्या होता है। कैमरामैन राजबल्लम के साथ उदय शंकर, न्यूज़ 22 रांची।